योद्धाओं, कल काफ़ी सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि सर मेरा हॉस्टल वार्डन में सिलेक्शन हो गया है और मेरा 10th रैंक आया है, मेरा वन 110 रैंक आया है, 115 रैंक आया है, 90 रैंक आया है और हॉस्टल वार्डन में आप लोगों ने अपनी सफलता में अपनी खुशी को शेयर मुझसे किया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे बीच का एक प्रेम है कि आप जब सफल होते हैं और हमको अपनी सफलता का अ, खुशी का एक माध्यम बनाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और जब हमारे बीच के जब कम्युनिटी के लोग इस तरीके से सक्सेस पाते हैं, तो उनके अंदर एक जो आत्मविश्वास का लेवल है, वो भी बढ़ता है और हमारे लिए भी ये होता है कि हम भी स्टूडेंट से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो चुके हैं कि वो अपनी सफलता का जो शेयर है, वो भी हमको देते हैं और खुशी में शामिल करते हैं। कल मैं डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन के लिए भी गया था महिला बाल विकास में, तो वहाँ पे भी लगभग 10-11 लोग आए हुए थे। उसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो सेलेक्टेड थे, जो हमसे डायरेक्टली नहीं जुड़े थे, लेकिन वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए थे। उन्होंने भी हमसे अपनी खुशियाँ ज़ाहिर की कि वीडियो के माध्यम से उन्होंने भी काफ़ी लाभ मिला और सिलेक्शन में उन्होंने भी हमारे वीडियो से काफ़ी हेल्प लिया। तो ये भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है और इस तरीके से ही हमारी एक कम्युनिटी हमेशा आगे बढ़ेगी और हमेशा हम लोग बेहतर करते जाएँगे और हम आपके बीच में जो प्यार है, वो कभी कम ना हो, इस तरीके से बढ़ता रहे। ये एक विश्वास का रिश्ता है और ये हमेशा रहेगा। आप करंट अफ़ेयर में आज आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट मिला होगा, ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट। आपके पेपर नंबर 5 इंडियन इकोनॉमी में आप ये तय मान रखो कि 8 नंबर या 4 नंबर में ग्रीन जीडीपी का कॉन्सेप्ट आपको इस साल मेंस में पूछेगा। तो आप या अभी आज क्रेजी जीके ट्रिक में जितना कंटेंट बताया है 5 मिनट लगेगा हार्डली। आपके मेंस वाला जो टॉपिक कॉपी होगा, जो करंट अफेयर की आंसर्स आप टॉपिक लिख रहे होंगे, वहाँ पे आप ये लिख लेना कि ग्रीन जीडीपी क्या है और इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। बहुत अच्छे से क्रेजी जीके ट्रिक में पंकज सर ने एक्सप्लेन किया है। सारी चीज़ें आपकी कॉपी में लिखी हुई होनी चाहिए। बाद में जब इन सब चीज़ों को आप ढूँढने जाओगे तो ये आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप लिख लेना। सेकंड क्षेत्र के बारे में बार-बार आ रहा है, ये भी आपके पेपर नंबर 7 पार्ट 2 में हो सकता है, ये भी आप लिख लेना। इसके बाद जब आप अम, इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन करने जा रहे होगे, तो एंसेंट हिस्ट्री की होगी, मिडिवल मिडिवल में थोड़ा सा पार्ट मैं आपको अभी कराता हूँ। मिडिवल का स्टार्ट हम लोग मानते हैं अरबों और तुर्कों के आक्रमण की शुरुआत से और 712 ईस्वी जो है वो इसकी शुरुआत माना जा रहा है। 712 में क्या हुआ था? अरबों का आक्रमण हुआ था। अरब से अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि भारत में पहले आक्रमणकारी कौन थे और अरब थे, तुर्की थे, मंगोल थे, क्या थे? तो आपका आंसर होगा सबसे पहले आक्रमणकारी कौन थे? बाह्य आक्रमणकारी अरबी थे। 712 में अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में आए, भारत के सिंध प्रांत में इन्होंने हमला किया और सम्राट दाहिर को उन्होंने हराया और आमोर के किला में आमोर का युद्ध हुआ, उसमें उन्होंने हराया और सिंध प्रांत में पहली बार जजिया कर लागू किया गया। उन्होंने सोने के सिक्के चलाए जिसका नाम दिरहम था और इस तरीके से अरबों का कुछ शासन भारत में शुरुआत हुआ। इसके बाद अरब के शासन खत्म होने के बाद अरब में एक इम्पॉर्टेंट है पंचतंत्र का, उन्होंने अरबी में अनुवाद करा है, कलीला व दिमना जिसको बोला जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आप तुर्कों के आक्रमण के बारे में आप पढ़ोगे, जो 11वीं शताब्दी में शुरू होता है। तो इसमें सबसे पहला जो तुर्की आक्रमणकारी थे, इसमें सीक्वेंस राजाओं का इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले कौन थे तुर्क आक्रमणकारी? अलप्तगिन, उसके पुत्र थे शुबुक्तगिन और उसके पुत्र थे मोहम्मद गजनवी। तो ये 3 सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले से अलप्तगिन, उसके बाद सुबुक्तगिन, उसके बाद महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का नाम बहुत पॉपुलर है क्योंकि इसने भारत में 17 बार आक्रमण किया और इसको सोमनाथ का लुटेरा भी कहा गया। 1028-29 में इन्होंने सोमनाथ पे आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को बहुत क्षति पहुंचाई। इसके बाद अ, ससबनी वंश, गौरी वंश का शुरुआत होता है अफ़गान में
और इसमें सबसे प्रमुख शासक हो गए कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के बारे में जब आप पढ़ोगे तो सबसे पहले इनका युद्ध हुआ था 1175 में। मुल्तान में आक्रमण किए और मुल्तान में जीते 1175 में। 1178 में इनके आक्रमण हुआ था गुजरात के चालुक्य शासक भीमद्वितीय। तो 1178 में जो भीमद्वितीय के साथ युद्ध हुआ उसमें भीमद्वितीय जीते थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन हारने के बाद वो हारा नहीं, हारने के बाद वो चला गया और अपनी गलतियों को ढूंढा कि मैं क्यों हारा, और अपनी सेना की ताकत बढ़ाया, अपनी ताकत बढ़ाया, और 1100 उसके बाद फिर वो नेक्स्ट युद्ध पे जीता। उसके बाद फिर 1191 में फिर आया और तराइन का युद्ध हुआ किसके साथ? पृथ्वीराज चौहान, जिसको पृथ्वी तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान हैं। इनके साथ 1191 में तराइन का युद्ध हुआ और तराइन के युद्ध में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया। मोहम्मद गौरी हारे लेकिन फिर नहीं माने और फिर गए और फिर से लड़े, वापस आए 1192 में, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान इस बार हार गए और मारे गए। अब भारत में तुर्कों का स्थापना होना शुरू हुआ। इसके बाद 1194 में कन्नौज के शासक थे जयचंद, उनके साथ चंदावर का युद्ध हुआ और 1194 में वो भी हार गए और 1194 के बाद भारत में तुर्कों का स्थापना हो गया और उन्होंने जाते समय कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनके गुलाम थे उनको शासन अपने हाथ दिया और वापस चले गए। तो 1206 में भारत में ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम थे उन्होंने शासन स्थापना किया दिल्ली में, और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और भारत में तुर्कों का एक स्थायी शासन स्थापित हुआ और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। और दिल्ली सल्तनत का ट्रिक आपको पता है, GKTSL: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश। GKTS मतलब सैयद वंश और लोधी वंश, जिसमें से लोधी वंश अफगानी वंश होता है, बाकी सारे 4 वंश क्या हैं? तुर्की वंश है। तो इस तरीके से आपका मध्यकालीन इतिहास की चीज़ों को आपको याद करना है और ढेर सारी पढ़ाई करना है। आप में से जिनके भी सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत शुभकामनाएँ, जिनकी नहीं हुई है आगे होगा, हम लोग आगे मेहनत करेंगे और नहीं रुकेंगे। तो बहुत सारी शुभकामनाएँ, अच्छे से पढ़ाई करिए और मिलते हैं कल नए टारगेट के साथ। थैंक यू।